स्वागत है आप सभी लोगों का इस चैनल पर दोबारा से। एक नई सीरीज़ हम इस चैनल पर स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें मैं काफ़ी जो लोग हैं, जो फेमस पर्सनैलिटीज़ है हमारी मेडिकल फील्ड के अंदर, उनको मैं बुलाऊंगा एंड उनसे जो है उनकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे। उनका जो भी अभी तक का जो फेज़ रहा है वो आपको एक्सप्लेन करेंगे। सो आज मेरे पास एक बहुत ही कमाल के गेस्ट हैं, मेरे सीनियर, मेरे गुरु, मेरे स्पोर्ट्स पार्टनर आप बोल सकते हो, नन अदर देन डॉक्टर वरुण अग्रवाल, जो कि एक रिनोन्ड ऑथर है ऑफ टारगेट CMS। जो CMS की जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिन लोगों ने भी CMS की तैयारी कभी ना कभी करी है, वो सर को ऑलरेडी जानते होंगे। सर एक बहुत अच्छे इंसान भी है, सर एक बहुत अच्छे क्रिकेटर भी है और सर जो ओपनिंग करते हैं उसमें काफ़ी अच्छे रन्स भी बनाते हैं। तो सर थैंक यू फॉर कमिंग ऑन दिस चैनल। सबसे पहला सवाल सर आपके लिए ये है कि आपने ये जो बुक लॉन्च करी है, बिहाइंड द सीन आइडिया क्या था, क्यों लॉन्च करी आपने ये बुक, क्या आपका उसके पीछे मेंटालिटी थी? बेसिकली शुरुआत से मैं बल्कि और मोटी मोटी बुक से हेट करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है जो हमारी पढ़ाई है इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटी। बहुत सारा पढ़ने की बजाय हमें पहले ये जानना पड़ेगा हमें क्या पढ़ना है। अगर आप CMS की बात करें, इसका कट ऑफ इस साल भी 63% गया है कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में 61 के अराउंड गया है। तो बेसिकली हमें क्वालिटी बेस्ड पढ़ाई करनी है। हमें ये पता होना चाहिए क्या नहीं पढ़ना, तभी हम जान पाएंगे क्या पढ़ना है। अब जैसे क्रोमोसोम है, क्वेश्चन आने ही है, हर साल आने, इस साल भी 4 क्वेश्चन आए। ऑटोसोमल डोमिनेंट है, रिसेसिव है, एक्स लिंक्ड है, क्या है। पिछले साल भी 4 क्वेश्चन आए थे, अगले साल भी इतने आने हैं, हो सकता है ज़्यादा आए, हो सकता है 2 क्वेश्चन आए, उससे अगले साल भी आने हैं। तो ये ऐसे टॉपिक आने ही हैं। तो इस बुक को मेन बनाने का पर्पज़ है कि हमें फोकस्ड पढ़ाई करनी है, फालतू की चीज़ें नहीं पढ़नी, क्योंकि कट ऑफ हमारा 65% के अराउंड ही जाना है। हर साल की यही कहानी है। तो बहुत ज़्यादा पढ़ने की बजाय क्या है, हमें इतना टॉपिक तो पढ़ना ही है। तो इस बुक में मैंने वो सारे टॉपिक बनाए हैं जो पिछले 15 साल में रिपीटेडली आ रहे हैं, हर बार आ रहे हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारा 65 से 70% हमारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएंगे। उससे उतने में ही हमारा सिलेक्शन होना है। तो इसलिए क्वालिटी स्मार्ट स्ट्रेटजी के थ्रू इस बुक को बनाया गया है। मिनिमम आपको पढ़ाई करनी है, पॉकेट साइज़ बुक है। आप 5, 6, 7, 8, 10 दिन में कम्प्लीटली बुक को पढ़ के रिवाइज भी कर सकते हो। तो जो आपको बहुत बेनिफिट देगा इन दी लास्ट, यही इस बुक का बनाने का प्रिंसिपल है। और सर आपकी जर्नी कैसी रही है यहाँ तक? आपने कहाँ से पढ़ाई करी, किस तरह से आप जो है आज की बुक आपने लॉन्च करी है, जो बेस्ट सेलर भी रही है। पिछले साल की जो CMS की जो कैटेगरी है अमेज़ॉन के ऊपर, सर की बुक जो थी वो बेस्ट सेलर थी। तो सर यहाँ तक की आपकी जर्नी कैसी थी, थोड़ा ब्रीफ में आप सभी लोगों को अगर बता पाए कि कैसे आपने पढ़ाई स्टार्ट करी, कैसे थे आप पढ़ाई में और यहाँ तक आप कैसे पहुँचे? मैं पढ़ाई में कभी भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था। अच्छा। मैं भी तुम्हारे जैसे ही हूँ, मैं हमेशा से खेलने में रहा हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पसंद नहीं है, मुझे स्मार्ट स्टडी पसंद है। एग्ज़ाम आने वाले 2-3 दिन पहले मैंने पढ़ाई करी, मैं पास हो गया। तो ऐसा ही मेरा हमेशा रहा है। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ सकता कि आप दिन भर बैठ के पढ़ रहे हो, हैरिसन पढ़ रहे हो, गुडमैन गिलमैन पढ़ रहे हो, वो मेरे बस की बात नहीं है। तो मैंने हमेशा ऐसी चीज़ें ढूंढी है जो मुझे पढ़ाई में हेल्प करे, मुझे जल्दी जल्दी पढ़ाई करे। रिवीजन इज़ द की। जितना आप चीज़ें रिवाइज़ करोगे उसी से ही आपका सिलेक्शन होगा। सर ऐसा बोल रहे हैं कि सर पढ़ाई नहीं करते, बट ही वॉज अ ऑल इंडिया रैंकर इन CMS एग्जाम एज वेल। और सर बहुत अच्छा क्रिकेट भी खेलते हैं। सर की ये मानता है कि सर ऐसा बोल रहे हैं, बट नहीं, फिर भी मैं ये देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा पढ़ाई आजकल ये ट्रेंड बन गया है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो। तो मुझे लगता है कि हमें स्मार्ट स्टडी की तरफ जाना पड़ेगा। ओके। तो आप जैसे काफ़ी सालों से CMS एस्पिरेंट्स को जैसे गाइड कर रहे हो, वीडियोस बना रहे हो, सर का चैनल भी है, तो उस पर आप क्या देखते हो कि कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं आज के टाइम पे, क्या रिपीटेटिव मिस्टेक कर रहे हैं, क्या बच्चे जो आपके पास डाउट लेके आते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि रिवीजन ठीक से नहीं हो पाता। अच्छा। और हमारा जो चॉइस ऑफ सिलेक्शन है, जैसे हमें क्या नहीं पढ़ना वो हम ज़्यादा पढ़ लेते हैं। कोई एक टॉपिक पकड़ के उसको बहुत ज़्यादा डेप्थ में चले जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मेरा एनाटमी वीक है तो मैं एनाटमी लास्ट तक नहीं पढ़ूंगा, बायोकेमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। जो मुझे अच्छा लगता है मैं वही पढ़ूंगा। तो अच्छा बुरे लगने से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन होता है कि आपकी अप्रोच क्या है। आप 15-20 साल के पेपर उठा के आप देखो, एनालाइज करो कहाँ से टॉपिक आ रहा है। 4-5 साल के पेपर आप रिवाइज़ कर लो, उन्हीं को ही आपको पढ़ना है। मतलब फोकस्ड होकर पढ़ाई करनी है। ऐसे नहीं यार मेरा मन तो बस एनाटमी पढ़ने का कर रहा है तो मैं एनाटमी पढ़ूंगा, मुझे तो मेडिसिन अच्छी लगती है बस मैं मेडिसिन पढ़ूंगा। सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ पढ़ने से सिलेक्शन होगा। स्पेशली नीट की बात करूँ तो जो शॉर्ट सब्जेक्ट होते हैं, रेडियोलॉजी, एनेस्थीसिया और ऑप्थेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे टॉपिक आपको ज़रूर पढ़ने हैं। कोई भी चीज़ आप स्किप नहीं कर सकते। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हम पढ़ेंगे बहुत सारा,
रिवाइज़ नहीं करेंगे, और जब कोई चीज़ रिवाइज़ नहीं होगी तो वो एग्ज़ाम में आपसे होगी नहीं। तो बैलेंस पढ़ाई करनी है, फोकस्ड पढ़ाई करनी है, स्मार्ट पढ़ाई करनी है, स्ट्रेटजी बना के पढ़ाई करनी है। आपको शेड्यूल बनाना है, आपको पता होना चाहिए इस महीने में मुझे मेडिसिन पढ़ना है कि सर्जरी पढ़ना है कि पीडिया पढ़ना है। सब कुछ आप नहीं पढ़ सकते, जो पढ़ना है उसको रिवाइज़ करो, ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करो, तभी सिलेक्शन होगा। और सर आपको क्या लगता है कि आज के टाइम पे क्या कंपटीशन का कोई रोल है? आजकल जितने भी एग्ज़ाम हो रहे हैं, चाहे नीट यूजी की बात कर ले, पीजी की बात कर ले, कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, सीएमएस में भी बढ़ गया है। तो क्या इसमें कोई रोल है कंपटीशन का? आपकी प्रिपरेशन किस तरह से, क्या हमें ज़्यादा टाइम देना है, या जैसे आप बता रहे हैं कि टारगेटेड हमें रिवाइज़ करना है, किस तरह से ये चीज़ इफेक्ट करती है? कंपटीशन आपको क्या लगता है आज के टाइम पे कितना हो गया? कंपटीशन अच्छा खासा हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गया है, डबल बच्चे हो गए हैं। आप देखो यूजी में पहले 70-80 हज़ार सीट हुआ करती थी, आज 1.5 लाख सीट है, डबल हो गई है सीट। पीजी की सीट उस रेशियो में बढ़ नहीं रही है। तो अल्टीमेटली आपको कोई ना कोई रूट तो ढूंढना पड़ेगा, सेटल होना है आपको। तो ऑब्वियसली कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है। ओके, सो आपका जो प्राइमरी गोल था, आपने जब टारगेट सीएमएस जो 2024 में सबसे पहली बार डिज़ाइन करी, आपका प्राइमरी गोल क्या था कि मैं इसमें क्या ऐसे पॉइंट्स रखूं? जैसा कि आपने बताया कि मैं जो ऐसे शॉर्ट लिस्टेड टॉपिक रखूंगा जो बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेरा वो फोकस ज़्यादा है। इसके अलावा कोई आपका मेन फोकस एरिया था कि हाँ भाई मेरे को ये चीज़ देनी है जो बच्चों को बाकी बुक्स में नहीं मिलती या बाकी रिसोर्सेज में नहीं मिलती? हर चीज़ ऑर्गेनाइज करनी है। ओके। फॉर एग्जांपल जैसे टीबी है, टीबी एक ऐसा टॉपिक है जो गायनी में भी है, सर्जरी में भी है, मेडिसिन में भी है, सारे डिपार्टमेंट में है। तो जो ऐसे टॉपिक है जो कॉमन टॉपिक है, उन सबको ऑर्गेनाइज किया है। उनको बनाने का तरीका भी है जिससे आपको याद रहे। उसमें रिकॉल टेक्निक दी गई है, सॉल्विंग टेक्निक दी गई है। तो ये मेन मेरा एक एडिटिव पॉइंट है। मुझे ऐसा लगता है कि बुक्स इसी वे में होनी चाहिए जिससे बच्चों को याद हो। बहुत बल्कि बुक बनाने का कोई सेंस नहीं बनता। तो सर आपका इस बुक में अप्रोच किस तरह से है कि आपने सब्जेक्ट वाइज जो कॉलम बना रखे हैं या पीवाईक्यू बेस्ड है, किस तरह से आपने इस बुक में डिवाइड कर रखा है सेक्शंस को, या चैप्टर वाइज है या सब्जेक्ट वाइज है, किस तरह से? इसमें क्या है कि जो पिछले 15 सालों में जो सबसे ज़्यादा टॉपिक रिपीट हुए, जैसे टीबी, क्रोमोसोम, हार्ट साउंड ही हर बार क्यों आता है, या हार्ट मरमर ही हर बार क्यों आ रही, वो आनी है, इस साल भी आएगी। तो ऐसे टॉपिक हैं वो मैंने इस बुक में, तो बेसिकली पहले टॉपिक एक्सप्लेन किया है, फिर उन पे क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए, पूछे जा सकते हैं, वो एक्सप्लेन किया गया है। तो मतलब आपने सबसे पहले बेस्ड है। ओके, पहले सब्जेक्ट वाइज उसको कैटेगराइज करा, उसमें फिर आपने टॉपिक्स वाइज उसको सेग्रीगेट कर दिया। ठीक है, तो एक नेक्स्ट सवाल सर से ये पूछना है कि सर मान लेते हैं हमारे पास किसी बच्चे के पास 4 से 5 महीने बच गए हैं और वो रिवाइज करना चाहता है, तो बेस्ट स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से क्या होगी और इस बुक को किस तरह से वो यूज़ करे ताकि बेस्ट उसका जो है आउटकम निकले? देखो, इस बुक का फ़ायदा ये है, आपको टॉपिक पता चल जाएंगे। 70% आपको टॉपिक जो आने वाले उसका एक आइडिया आपको लग जाएगा। उसका रीज़न आपको बता दिया है। वो टॉपिक मेरे अपने पर्सनल नहीं है, वो टॉपिक मैंने कहाँ से लिए, 15 साल उठा के देखे, उसमें से जो कॉमन टॉपिक थे उनको बनाया गया। अब इस बुक का बेनिफिट क्या है, आपको एक आइडिया मिल जाएगा क्या क्या आपको टॉपिक पढ़ने हैं। वो टॉपिक आप मेन इंडिविजुअल बुक से पढ़ो। जैसे एनीमिया है, वो आना ही है, हर साल आता है। टाइप ऑफ एनीमिया है, हर साल आते हैं। तो हार्ट साउंड है, हार्ट मरमर है, एमआई है, ईसीजी है, वो हर साल टॉपिक आते हैं, इस अगली बार भी आएगा। क्रोमोसोम है, बहुत सारे सर्जरी में टॉपिक है, ठीक है, एचएसपीएस है, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जो आने वाले हैं। तो आपको एक टॉपिक का आइडिया लग जाएगा, फिर आप इंडिविजुअल बुक से वो क्वेश्चंस करो, पढ़ो, तो आपका ज़्यादा उन टॉपिक पे कमांड होगा। उसके आसपास के टॉपिक भी आप कवर कर सकते हो। उसके बाद में अगेन इस बुक का बार बार रिवाइज़ करते रहो, सो दैट आपके हाथ में 70-75% टॉपिक तो आपके हाथ में ही, आपको पता है। अब जो 25% जो बचा वो आप अपनी मेन बुक से पढ़ो। जितना भी आप पढ़ पा रहे हो, आप नीट की तैयारी आप कर ही रहे होंगे, ऑब्वियसली आप एम्स भी आपको देना ही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपका वो भी कवर हो ही रहा है, बट 70% आप इससे कवर कर सकते हो। तो सर आपका, जैसे आपने सीएमएस का एग्ज़ाम भी दिया, आपकी इतनी अच्छी रैंक भी आई, कैसा होता है सीएमएस का प्रिपरेशन के दौरान और उसके बाद का फेज? मतलब क्या क्या फ्यूचर अपॉर्चुनिटी है? जैसे इस तरह की वीडियोस कम है यूट्यूब के ऊपर, इस तरह से गाइडेंस जिसमें बताया हो कि हाँ फ्यूचर में क्या क्या इससे अपॉर्चुनिटीज़ है, किस किस फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या फ्यूचर एस्पेक्ट्स होता है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट में, क्या पूरा अगर ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाएँ तो? देखो, इसकी एलिजिबिलिटी है MBBS। यही एक एग्ज़ाम है जो ऑफलाइन होता है, ऑथेंटिक एग्ज़ाम है, आपके हाथ में आंसर की होती है, क्वेश्चन पेपर होता है, आप मैच कर लेते हो, जो इस एग्ज़ाम की सबसे खूबसूरत बात है। इसमें इसको यूनिक बनाते हैं इसके क्रॉस मैचिंग क्वेश्चन। ये सिंपल क्वेश्चन नहीं आते ABCD, इसमें क्रॉस मैचिंग वाले क्वेश्चंस आते हैं, टाइम टेकिंग क्वेश्चन आते हैं। 120 क्वेश्चन उसको 2 घंटे में करना है। आपके पास में टाइम कम पड़ जाता है। अगर आपने टाइम ठीक से मैनेज किया है तभी आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज़ आप हमेशा आपका पेपर छूटना है। तो पहली बात तो आपको टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे। कई बार आपको बहुत अच्छे हो आप पढ़ने, तब भी आपका पेपर छूट सकता है। टाइम मैनेजमेंट इज़ द की
टू टेक सिलेक्शन इन CMS, पहली बात। दूसरी बात ये, अब नाउ उसके बाद क्या होगा, आपके पास में 5 कैडर होते हैं CMS के थ्रू आप जाते हो। ये ग्रुप 1 क्लास A गेजेटेड ऑफिसर वाली जॉब है जो आपको MBBS लेवल पे मिलती है। इंटर्न भी इसमें अलाउड होते हैं देने के लिए एग्ज़ाम, FMG भी इसको दे सकते हैं। ओके। अब आपके पास में 5 कैडर होते हैं, CGHS या CHS एक ही बात है, कैटेगरी 1, MCD, NDMC, रेलवे। ये 4 कैडर होते हैं। पहले फैक्ट्री भी हुआ करता था बट अभी सिर्फ 4 कैडर हैं। ओके। तो आप रैंक के अकॉर्डिंग, अपने सिलेक्शन के अकॉर्डिंग आप इन कैडर में जाते हो, उसके अपने अपने बेनिफिट है। जैसे मैंने आपको बताया रेलवे में जा रहे हो तो रेलवे के अपने बेनिफिट है, CHS है तो उसके बेनिफिट है। अभी NMC का कुछ रूल्स भी आए हैं कि आप टीचिंग में भी जा सकते हो। पहले ऐसा था कि आप अगर मेडिकल ऑफिसर हो तो सिर्फ आप नॉन टीचिंग में रहोगे, बट अभी NMC ने एलिजिबल कर दिया है, आप टीचर भी बन सकते हो। उसकी गाइडलाइन है, आप NMC की साइट पे जाके फाइंड आउट भी कर सकते हो। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है। आप आफ्टर 5 ईयर आप PG करने भी जा सकते हो स्पॉन्सर सीट से। 3 साल में आप UL ले सकते हो। तो उसके बहुत सारे बेनिफिट है। गवर्नमेंट जॉब के जो बेनिफिट है वो सारे हैं इसमें। पे लेवल 10 से स्टार्ट होता है। अब 8th पे कमीशन भी आने वाला है, अच्छी खासी सैलरी भी बढ़ेगी। तो सर क्या सैलरीज रहती है इनिशियली और 10 ईयर डाउन द लाइन, 20 ईयर डाउन द लाइन, किस तरह से इंक्रीज तो होता है? दिल्ली में जॉइनिंग पर पे लेवल 10 है। अराउंड 1,15,000 के आसपास आपकी सैलरी होती है जो इन हैंड आती है। इसके अलावा जो प्रमोशन होता है, पहला प्रमोशन SMO पर होता है आफ्टर 4 ईयर, उसके 5 साल बाद CMO, देन उसके 4 साल बाद NFSG, फिर SAG, HAG ऐसे जाता है। तो हर एक प्रमोशन पे इंक्रीमेंट होता है, पे लेवल का इंक्रीमेंट होता है। जैसे आप स्टार्ट करते हो 10 से, SMO पे 11, CMO पे 12 पे लेवल, 13 NFSG पे और 14 SAG, इस तरह से आपका पे लेवल बढ़ता है। ओके। हाँ। और क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक बेनिफिट्स? जैसे आपने जैसे बताया रेलवे का अगर कोई हो तो उसको स्पेसिफिक बेनिफिट। देखो जिसे PG करनी है, कंफर्म है कि मुझे PG करनी है, तो रेलवे ज़्यादा बेटर है, क्योंकि रेलवे क्या करता है, आपका रेलवे हॉस्पिटल में भी DNB कराता है और उसमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। CGHS भी अच्छा है। CGHS में ये है ऑल इंडिया आप कहीं भी ट्रांसफ़र ले लो। NDMC अगर आपको दिल्ली में रहना है तो NDMC की डिस्पेंसरीज बहुत प्यारी हैं, फिक्स टाइम जॉब है, वर्क बैलेंस लाइफ है, सब अच्छा है। और MCD दिल्ली में रहना तो MCD भी अच्छा है। MCD के अपने हॉस्पिटल है, जैसे हिंदू राव है, स्वामी दयानंद है, तो ये हॉस्पिटल्स भी है। CGHS में क्या है, 3 बड़े हॉस्पिटल हैं, सफदरजंग, RML, लेडी हार्डिंग। तो अगर आपने PG की हुई है तो चांस है कि आपको इन बड़े हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिलता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। सारे केसेस होते हैं उधर। तो आपने जैसे लास्ट ईयर आपने जो बुक सेकंड एडिशन जो था बुक का, उस पर किस तरह का फीडबैक आया? इस बार आपने क्या चेंजेस करे बुक के अंदर, कुछ स्पेसिफिक चेंजेस जो आप बताना चाहें? मैं सेकंड एडिशन से बहुत खुश हूँ पर्सनली, क्योंकि एज ए पर्सन जब आप कोई काम करते हो, मेहनत करते हो, मैंने इस बुक को बनाने में लगभग 3 से 4 साल दिए, और 3 से 4 साल बहुत होते हैं। मैंने बहुत मेहनत करी इस बुक को बनाने में, मेरी पूरी टीम ने करी। मेरे पास सारे स्पेशलिस्ट हैं, मेडिसिन वालों, पीडिया, ऑब्स एंड गायनी, हमारी पूरी टीम है। हम लोगों ने बड़ी मेहनत करी उसको बनाने में, 3-4 साल हमें लगे। सबसे पहले हमने क्वेश्चंस ढूंढे, मार्क किए, फिर हर एक बुक के ऊपर लिखा ये कब पूछा गया है, बिल्कुल ऑथेंटिक बुक बनाई। तो जब इतनी मेहनत करने के बाद में रिज़ल्ट मिलता है, जब फ़ोन आते हैं, पूछते हैं लोग कि मेरा सिलेक्शन हुआ है, मेरी इतनी रैंक है, और बहुत बच्चे मिल के भी जाते हैं। मेरी आदत नहीं है बहुत ज़्यादा शो करने की कि मैं फ़ोटो खींचूँ या दिखाऊँ या ऐसे करूँ या अपनी बुक में डालूँ, वो मेरी आदत नहीं है। बट मुझे बड़ी खुशी होती है कि मुझे लोग पहचानते हैं, फ़ोन करते हैं, बातें होती हैं, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी जीत है। लेकिन जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं, जैसे हार्ट साउंड मैंने आपसे कहा वो पूछा जाता है, तो वो जब से ये एग्ज़ाम बना है तभी से हार्ट साउंड पूछ रहा है, बट हर साल कुछ ना कुछ हार्ट साउंड में डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या क्रोमोसोम में उसमें कुछ ना कुछ डेप्थ पूछी जा रही है। टीबी में भी कुछ ना कुछ डेप्थ में पूछी जा रही है ना। पहले हम लोग पूछते थे टीबी की मेडिसिन बता दो, अभी हम पूछ रहे हैं टीबी कल्चर क्या होता है, जीन एक्सपर्ट क्या होता है। इस बार उम्मीद है जीन एक्सपर्ट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जो भी मैंने डेप्थ में जाके मैंने उन टॉपिक को एक्सप्लेन किया है, कुछ नए टॉपिक भी ऐड किए गए हैं काफ़ी ज़्यादा, और आने वाले टाइम में क्या पूछा जा सकता है वो भी ऐड किया है, तो काफ़ी कुछ चेंज किया है। तो सर अगर आपकी ये बुक किसी स्टूडेंट को लेनी है या कोई भी जो व्यूअर है उसको लेनी है, वो किस तरह से ले सकता है? सिंपली पहले की तरह अमेज़ॉन से। अमेज़ॉन से? हाँ। ओके, तो ये कब लॉन्च कर रहे हो सर आप? लॉन्च हो गई है, बस कुछ ही दिन में आ जाएगी। ओके, सो आप अगर कोई भी लेना चाहे तो अमेज़ॉन पे मैं लिंक भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से जो है परचेज़ कर सकते हैं। सर से एक लास्ट सवाल और पूछूंगा, सर स्पोर्ट्स का आपकी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस रहा है? मैं सर के बारे में बता दूँ, DMA हमारे जो डॉक्टर्स के बीच में एक टूर्नामेंट होता है,
इट्स लाइक अ वर्ल्ड कप बिटवीन अस। तो सर जो थे वहाँ पे हाईएस्ट रन स्कोरर थे, और वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लेवल के क्रिकेटर आप मान सकते हो, प्रोफेशनल क्रिकेटर्स बहुत सारे हैं उसमें, वो इतना अच्छा खेलते हैं। सर ने वहाँ पर जा कर के हाईएस्ट रन स्कोरर थे, सर वॉज द मैन ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ दैट टूर्नामेंट। सर स्पोर्ट्स का आपकी लाइफ में क्या असर रहा है? बेसिकली स्पोर्ट्स आपको ना स्ट्रेस मैनेजमेंट करना सिखाता है, आपको टीम बिल्डिंग सिखाता है। कई लोग ऐसे होते हैं जो अकेले अकेले रहते हैं, उन्हें दुनिया से कोई मतलब नहीं है ना, तो उनकी फिर लाइफ का वो पैटर्न बन जाता है। लेकिन स्पोर्ट्स में क्या है, आपको टीम बिल्डिंग सिखाती है, आपको सोशल होना सिखाती है, आपको स्ट्रेस रिलीव करना सिखाता है। फिर जब आप प्रेशर मैच में आपको रन बनाने हैं, फील्डिंग करनी है, बॉलिंग करना है, तो आपको फिजिकल स्टेमिना भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसके साथ में आपको पेशेंस आता है, किस बॉल पे सिक्स मारना है, किस पे नहीं मारना, आज मुझे स्लो खेलना है या आज मेरी टीम को ज़रूरत है सिक्स मारने की। तो आपको वो चीज़ें सीखने को मिलती गेम से। तो कोई भी गेम हो, आपको ये टीम बिल्डिंग, सोशल मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन और ये सब चीज़ें आपको सिखाता है। अभी फिजिकल, ऑब्वियसली फिजिकल स्टेमिना आपका बिल्ड हो ही रहा है। बाकी दैट वाज द मेन रीज़न कि हम ये जो वीडियो बना भी रहे हैं ये टर्फ पे, ये हमारा सफदरजंग के अंदर, दिस इज़ आप बोल सकते हैं स्पोर्ट्स का, यहीं पे फुटबॉल भी यहीं पे खेलते हैं हम लोग, क्रिकेट भी यहीं खेलते हैं। तो सर ने बोला कि यहीं पे वीडियो शूट करते हैं, तो इस जगह से कहीं ना कहीं लगाव है सर को, इसलिए सर ने ये बोला। सो सर थैंक यू फॉर गिविंग टाइम ऑन दिस चैनल। और बाकी जो भी आपको CMS से रिलेटेड क्वेरी हो, सर का भी चैनल है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। कोई भी क्वेरी हो, सर जो है एक्टिवली रिप्लाई करते हैं। आप सर के YouTube में आप अगर कमेंट करेंगे, कोई भी चीज़ पूछना चाहें तो सर से डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। बाकी कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको और चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल देना, मैं ट्राई करूँगा सबका रिप्लाई करने का। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे मैसेज किया, नंबर ऑफ मैसेज ज़्यादा है, तो कुछ बार ऐसा हो जाता है मैं रिप्लाई नहीं कर पाता, तो उसमें माइंड मत करना। कभी कभी होता क्या कि हमें लगता है यार उसने रिप्लाई नहीं किया, तो वो फिर सोचते हैं हम लोग, बट ऐसा कुछ नहीं है। कई बार लिमिटेशन ऑफ टाइम होती है, तो इसलिए किसी का मैं रिप्लाई नहीं कर पाता। सो सॉरी फॉर दैट एंड थैंक यू विवेक, आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और अरे सर, तो सर का चैनल भी सब्सक्राइब करना। कोई सर जो है CMS रिलेटेड जो है वीडियो डालते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्ते, जय हिंद।